हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हरीश एकेडमी। सो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th की हिस्ट्री यानी कि इतिहास की पाठ्य पुस्तक का पहला पार्ट। ठीक है, जिसमें हमारी तीन तीन पार्ट हैं इसके हिस्ट्री के। तो तीनों में चार चार चैप्टर आई थिंक। तो अब हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं आज, जिसमें कि फर्स्ट चैप्टर क्या है, ईंट, मनके और अस्थियां और हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को ही हम क्या बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाने जाते हैं, या फिर जाना जाता है, या फिर सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। किसको? हड़प्पा सभ्यता को। ठीक है। अब हम इस चैप्टर में इसके बारे में जानेंगे कि कौन कौन से शहर थे ऐसे जो हड़प्पा में आते थे, हड़प्पा सभ्यता में आते थे, या फिर कौन कौन से ऐसी काम थे जो उस टाइम पे लोग करते थे, या फिर क्या क्या चीज़ों का उस टाइम पे हमें खोजकर्ताओं को उसमें मिली है कि इन चीज़ों का आविष्कार तब हुआ था। ठीक है। तो आओ करते हैं शुरू। हड़प्पाई मोहर संभवतः हड़प्पा एवं सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु, यानी कि पुरावस्तु मतलब बहुत पुरानी वस्तु है। क्या? हड़प्पाई मोहर, ये मोहर है। ठीक है। सैलकड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इन मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र, जैसे कि हमने देख रहे हैं इस पिक्चर में, यहाँ पे भी एक जानवर का ही चित्र हमें दे रखा है, और एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्णित हैं, यानी कि ऐसे गुथे हुए हैं। यहाँ पर जो ये चिन्ह है, ये एक ऐसी लिपि के चिन्ह है। लिपि क्या होती है बच्चों? जैसे कि हम हिंदी लिखते हैं, है ना? तो वो कौन सी, अब जो ये हिंदी में वर्ड्स लिखे हुए हैं, कौन सी लिपि में? देवनागरी लिपि में। इसी तरीके से जो ये मोहर हैं, इनमें जो ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो जो यहाँ पे गुथे हुए हैं, इसको हम बोल सकते हैं कि ये किस लिपि के चिन्ह हैं, जिन्हें अब तक भी पढ़ा नहीं जा सका है, यानी कि इन्हें अभी तक कोई जान नहीं पाया है कि ये शब्द लिखे क्या हैं। फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पुरावस्तुओं, यानी कि जो पुरानी वस्तुएं थी जो वो यूज करते थे, उनसे हमने एक अंदाजा लगाया कि उस टाइम पे ये चीजें थी। जैसे कि उनके आवास हो गए जहां पर वो रहते थे, मृदभांड हो गए, मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन, आभूषण, औजारों तथा मोहरों, दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों, साक्ष्य मतलब किसी का हमें जैसे कोई साक्ष्य मतलब जैसे हमें कोई किसी का चिन्ह मिल गया कि भाई यहाँ पर ये लोहे का उत्पादन हुआ था, यहाँ पर लोहे का आविष्कार हुआ था, या फिर जैसे आग का आविष्कार हुआ था, है ना? तो किसी किसी ना किसी को वो चीजें मिली होंगी ना वहां पे उस टाइम पे। तो यही होता है हमारा क्या, साक्ष्य, यानी कि जो पीछे छूट जाती है, से बहुत जानकारी मिलती है। अब हम देखेंगे कि हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं। हम यह अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है और इन व्याख्याओं में कैसे कभी कभी बदलाव आ जाता है। निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे हो हैं और हो सकते हैं, हमेशा ही रहें। अब है कुछ शर्तें, स्थान और समय। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसे सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता नहीं, उसे सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। आगे आप और भी इनके जो अन्य नाम थे उनके बारे में आप आगे पढ़ोगे। हड़प्पा शब्द उस स्थान से लिया गया है जहां सभ्यता की पहचान की गई थी। सभ्यता का कुल समय काल 6000 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक है। बच्चों, जो मैं ये अंडरलाइन कर रही हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सभ्यता का जो कुल समय था, कौन सी सभ्यता का? हड़प्पा सभ्यता का। वो था 6000 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक। हमने पिछली क्लासेस में देखा ना, ईसा, ईसा पूर्व और ईसवी क्या होता है ना, यानी कि बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर। जो हमने जो जेसस क्राइस्ट का बर्थ माना था, है ना, उससे पहले वाले ईसा पूर्व, उसके बाद ईसा में आ जाता है। प्रारंभिक चरण, जिसे 6000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक प्रारंभिक हड़प्पा कहा जाता है। ठीक है। अब हमारा जो प्रारंभिक चरण था वो क्या माना गया? 6000 ईसा पूर्व से और 2600 ईसा पूर्व तक, ये हमारा प्रारंभिक हड़प्पा काल था। ठीक है। उसके बाद आया सभ्यता का एक प्रारंभिक चरण है, सभ्यता का शहरी चरण, जिसे परिपक्व हड़प्पा 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व कहा जाता है, जो कि सबसे समृद्ध, यानी कि जहां पर बहुत सारी चीजों का आविष्कार हुआ, सबसे समृद्ध चरण है। सभ्यता का पतन 1900 ईसा पूर्व के आसपास शुरू होता है।
1900 ईस्वी पूर्व से 1300 ईस्वी पूर्व तक के पतन का के चरण को उत्तर हड़प्पा कहा जाता है। ठीक है, समझ आया। विशिष्ट हड़प्पा मिट्टी के बर्तन, ईंटें, पक्की और कच्ची और अन्य वस्तुएं जैसे कि मोहर हो गया, बाट, मोती, तांबे और कांसे की वस्तुएं, विभिन्न प्रकार की टेराकोटा वस्तुएं हड़प्पा क्षेत्र के अलावा अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध और पाकिस्तान के पंजाब प्रांतों से पाई जाती हैं। इसके अलावा जम्मू, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है, गुजरात और महाराष्ट्र में साक्ष्य साक्ष्य मतलब उसके हमें कुछ ऐसी चीजें मिली हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे हमें दे भी रखा है, अंग्रेजी में बीसी यानी कि ईसा पूर्व का तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं बच्चों। कभी कभी आप तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ईस्वी लिखा पाते हैं। यह एना डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। आजकल एडी की जगह सीई और बीसी की जगह बीसीई यानी कि बिफोर क्राइस्ट, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, बीसीई का मतलब बिफोर बिफोर कॉमन एरा, सी अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा और बीसी का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में, अधिकांश मतलब ज्यादातर देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट है। इस पुस्तक में हमने बीसीई के लिए ईसवी पूर्व, सीई के लिए ईसवी तथा बीपी के लिए वर्तमान से पहले शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें एक मैप दे रखा है। ये हमें कुछ नदियां दे रखी हैं जो कि क्या थी, ये महत्वपूर्ण विकसित हड़प्पा पुरास्थल रेखा चित्र है। ठीक है, यानी कि ये हड़प्पा स्थल में आता है सारा। सुतकांगडोल, मोहनजोदड़ो, मिताथल, राखीगढ़ी, बनावली, कालीबंगन, गंवेरीवाला, सतलज, हड़प्पा, मांडा, सिंध, कोटजी, चनूदड़ो। हमें पता है चनूदड़ो से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं, है ना। धोलावीरा, नागेश्वर। अभी हम देखेंगे कि हमें कहाँ कहाँ से कौन कौन सी जगह से कौन कौन सी चीजें मिली हैं। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं हम आरंभ। इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थीं। ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मृदभांड शैली से संबंधित थी। मृदभांड का मतलब मैंने आपको बताया भी, तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन और कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी और इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग न के बराबर थीं। हाल के पुरातात्विक साक्ष्य 7000 ईसा पूर्व के शुरुआती कृषक समुदायों से हड़प्पा संस्कृति के उद्भव का संकेत देते हैं। शहरी चरण प्रारंभिक हड़प्पा चरण में क्रमिक परिवर्तन और आंतरिक विकास का परिणाम थे। अब देखो हड़प्पा की बस्तियां। अब हम भारतीय उपमहाद्वीप में 2000 से अधिक हड़प्पा पुरातात्विक स्थल खोजे जा चुके हैं। अधिकांश स्थल सिंधु और सरस्वती नदी घाटियों के बीच स्थित पाए जाते हैं। लगभग 2/3 बस्तियां सरस्वती बेसिन में हैं, जो इसके अत्यधिक महत्व दर्शाती हैं। 5 प्रमुख शहरों की पहचान की है, जो कि कौन कौन से, राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा और गनवेरीवाला। शेष विभिन्न श्रेणियां जैसे क्षेत्रीय केंद्र, कृषि गांव, बंदरगाह और विनिर्माण केंद्र में हैं। अब है निर्वाह के तरीके। ठीक है, निर्वाह के तरीके क्या क्या थे। आपने मानचित्रों 1-2 में देखा होगा कि विकसित हड़प्पा, विकसित मतलब जो विकसित हो चुका है, विकासशील मतलब जो अभी डेवलपमेंट कर रहा है, विकास कर रहा है। तो विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहां पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियां अस्तित्व में थी। इन संस्कृतियों में कई तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल हैं समान थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवरों, जिनमें मछली भी शामिल है, से प्राप्त भोजन करते थे। जले अनाज के दानों और बीजों की खोज से पुरातत्वविद कौन होते हैं बच्चों, जो खोज करता होते हैं ना। पुरातत्वविद आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए, यानी कि जो उस सभ्यता के लोग, जब वहां पर जो लोग रहते थे उस विकसित हड़प्पा संस्कृति में, तो वो लोग किस तरीके का खाना खाते थे, किस तरीके का की चीजें थी, क्या तब अनाज का आ चुका था या नहीं, इस तरीके से। इनका अध्ययन पुरा वनस्पतिज्ञ करते हैं, जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन
के विशेषज्ञ होते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना और तिल शामिल है। अच्छा, आप इस चीज में एक चीज देख रहे हो, इसमें चावल शामिल नहीं है अभी, है ना। क्या क्या है? गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना तथा तिल शामिल है। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए थे। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या पाया गया था? गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना और तिल। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर की हड्डियां शामिल हैं। जब हमें ऐसी हड्डियां वहां से मिली हैं तो जाहिर सी बात है कि उस समय ऐसे जानवर रहे होंगे। पूरा प्राणी विज्ञानियों ने जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। जंगली प्रजातियों जैसे वराह, वराह मतलब सुअर, हिरण और घड़ियाल की हड्डियां भी मिली हैं। हम यह नहीं जान पाए कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों को शिकार करते थे अथवा अन्य आखेटक समुदायों से इनका मांस प्राप्त करते थे। मछली और पक्षियों की हड्डियां भी मिली हैं। फिर है कृषि प्रौद्योगिकी। ठीक है, कि किस तरीके से कृषि वगैरह की जाती थी। हालांकि अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है कि जो कृषि कैसे करते थे, ये इसकी प्रक्रिया क्या थी, किस तरीके से विधि क्या थी इसकी। क्या जुते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था? मोहरों पर किए गए रेखांकन और मृण मूर्तियां यहाँ इंगित करती, यानी कि ये बताती हैं कि वृषभ के विषय में जानकारी थी। ये देखो, पक्की मिट्टी से बना हुआ एक वृषभ। और इस आधार पर पुरातत्वविद मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैल का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि वृषभ का मतलब ही क्या होता है? बैल। साथ ही चोलिस्तान के कई स्थलों और बनावली, यानी कि बनावली कहाँ है? हरियाणा में। हरियाणा से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को कालीबंगन राजस्थान नामक स्थान पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंध है। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी, यानी कि पार्टीशन कर लिया इन्होंने और वहां पर अलग अलग फसलें उगा देते थे। पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास भी किया है। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हत्थों में बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे, या फिर वे धातु के औजारों का प्रयोग करते थे? अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्थित है। अर्धशुष्क मतलब जहां पर थोड़ी नमी होती है ना, जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। अफगानिस्तान में शोरतुगई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं है। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भरी हुई होती थी। गाद मतलब जैसे नहरों में क्या होता है, जैसे पानी वानी आता है ना, झीलों से पानी आता है, तो क्या होता है, वो अपने साथ काफी गाद और मिट्टी, कंकड़ सब कुछ अपने साथ बहा के ले आते हैं, तो वो क्या है, गाद का रूप ले लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता हो। इसके अतिरिक्त धौलावीरा, यानी कि गुजरात में है धौलावीरा, गुजरात में मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। जल संचयन मतलब जल को इकट्ठा करने के लिए। ये देखो यहाँ पर धातुओं के कुछ औजार दिखा रखे हैं हमें। क्या आपको लगता है कि इन औजारों का प्रयोग फसल कटाई के लिए किया जाता होगा? ये देखो यहाँ पर धौलावीरा से मिला एक जलाशय, इसके राजगिरी कार्य पर ध्यान दीजिए, है ना। यहाँ से देखो, ये यहाँ पे पानी भरा जाता था, ये सीढ़ियां थी यहाँ से उतरने के लिए, ये घाट सा बना हुआ है ना। अब है पूरा वस्तुओं की पहचान कैसे की जाती थी। भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र और उन्हें आपस में मिलाने, मिश्रण करने तथा पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी। यानी कि हम भोजन करने की प्रक्रिया में अगर हम देखें तो अनाज पीसने के यंत्र थे उस टाइम पे, और उन्हें आपस में मिलाने, मिश्रण करने यानी कि मिक्स करने और पकाने के लिए बर्तनों की हमें आवश्यकता थी। इन सभी को पत्थर, धातु तथा मिट्टी से बनाया जाता था। यहाँ एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो में हुए उत्खननों पर सबसे आरंभिक रिपोर्टों में से एक से कुछ उद्धरण दिए जा रहे हैं, जैसे कि अवतल चक्कियां। क्या? अवतल चक्कियां बड़ी संख्या में मिली हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त ये एकमात्र साधन थी। बच्चों, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लेते हैं कि
जो अनाज है उसको पीसने के लिए क्या था ऐसा साधन, क्या इन्होंने ऐसा साधन माना है, तो वो आप क्या लिखोगे, अवतल चक्कियां। साधारणतः ये चक्कियां स्थूलतः कठोर कंक्रीले अग्निज और बलुआ पत्थर से निर्मित थी और आमतौर पर इनसे अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिलते हैं। चूंकि इन चक्कियों के तल सामान्यतः उत्तल हैं, निश्चित रूप से इन्हें जमीन में और मिट्टी में जमा कर रखा जाता होगा, जिससे इन्हें हिलने से रोका जा सके। दो मुख्य प्रकार की चक्कियां मिली हैं, एक वे हैं जिन पर एक दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता है, यानी कि देखो ये रहा, है ना, इस पर यहाँ पर रख के ऐसे ऐसे चलाया जाता है, जिससे निचला पत्थर खोखला हो गया था, तथा दूसरी वे हैं जिनका प्रयोग संभवतः केवल सालन या तरी बनाने के लिए, जड़ी बूटियों मसालों को कूटने पीसने के लिए किया जाता था। इन दूसरे प्रकार के पत्थरों को हमारे श्रमिकों द्वारा सालन पत्थर का नाम दिया गया। कौन सा पत्थर का नाम दिया गया, सालन पत्थर। और तथा हमारे बावर्ची ने एक यही पत्थर रसोई में प्रयोग के लिए संग्रहालय से उधार मांगा है। बावर्ची कौन होता है, जो रसोई में, तब तो बड़ी बड़ी रसोई होती थी तो वहाँ खाना वाना बनता था, तो उनको बोलते हैं बावर्ची। तो बावर्ची ने एक यही पत्थर रसोई में प्रयोग के लिए संग्रहालय से उधार मांगा था। अर्नेस्ट मे के फर्दर एक्सक्वेशंस एट मोहनजोदड़ो 1937 से उद्धृत। ये कहाँ से लिया गया है, ये जो हमें, ये कहाँ से खोज हुई है, इन्होंने करी है अर्नेस्ट मे के फर्दर एक्सकेवेशंस एट मोहनजोदड़ो। ठीक है। पुरातत्वविद वर्तमान समय की तुलनाओं से समझने का प्रयास करते हैं कि प्राचीन पुरावस्तुएं किस प्रयोग में लाई जाती थी। मैके खोजी गई वस्तु की तुलना आजकल की चक्कियों से कर रहे थे। क्या ये एक उपयोगी नीति है? तो बच्चों ये जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब हम इस क्वेश्चंस को करेंगे। यहाँ पर है, चर्चा कीजिए आहार संबंधी आदतों को जानने के लिए पुरातत्वविद किन साक्ष्यों का इस्तेमाल करते हैं। अब है हड़प्पा संस्कृति के योजनाबद्ध शहर, यानी कि जहां कोई भी कार्य होता था एक योजना के थ्रू होता था। संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्र का विकास था। आइए ऐसे ही एक केंद्र मोहनजोदड़ो को और सूक्ष्मता से देखते हैं। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है, यानी कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है जो मोहनजोदड़ो है। सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा प्रसिद्ध पुरास्थल कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो, और जो सबसे पहले खोजा गया स्थल था वो कौन सा था, हड़प्पा। बस्ती दो भागों में विभाजित है, एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया और दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे, यानी कि जो बस्ती है ये देखो, ये निचला शहर माना जाता है और ये जो नीचे था इसको हम यहाँ पे ऊंचा शहर भी बोल सकते हैं। ठीक है। पुरातत्वविदों ने इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया है। दुर्ग की ऊंचाई का कारण था, दुर्ग क्या होता है, जब हम किसी भी देश को या फिर किसी भी एरिया को, किसी भी क्षेत्र को चारों तरफ से कवर कर ले, है ना, चारों तरफ से देखे तो वो क्या होगा, हमारा दुर्ग। दुर्ग की ऊंचाई का कारण था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। दुर्ग को दीवार से घेरा गया था, जिसका अर्थ है कि इसे निचले शहर से अलग किया गया। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। अनुमान लगाया है कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घनीय मीटर मिट्टी ढोता होगा तो मात्र आधारों को बनाने के लिए ही 40 लाख श्रम दिवसों, अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। अब कुछ और देखिए, एक बार चबूतरों के यथास्थान के लिए यथास्थान बनने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया था और फिर, यानी कि नियोजन मतलब प्लानिंग, है ना, पहले बस्ती का प्लान किया गया और फिर उसके अनुसार कार्यान्वयन, उसके अनुसार फिर कार्य किए गए। नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंटें शामिल हैं जो भले ही धूप में सुखाकर और भट्टी में पकाकर बनाई गई हों, एक निश्चित अनुपात की होती थी जहां लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। इस प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई थी। हड़प्पा की दुर्दशा। हालांकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था, इसे ईंट चुराने वालों ने बुरी तरह से नष्ट कर दिया था। 1875 में ही भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम, कौन थे पहले, 1875 में ही भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जो पहले जनरल थे वो कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें सामान्यतः भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे।
कि पहले जनरल कौन थे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है, ने लिखा था कि प्राचीन स्थल से ले जाई गई ईंटों की मात्रा लगभग 100 मील लंबी लाहौर और मुल्तान के बीच, मुल्तान कहाँ आ गया? पाकिस्तान में, कि रेल पटरी के लिए ईंटें बिछाने के लिए पर्याप्त थी। इस प्रकार इस स्थल की कई प्राचीन संरचनाएं नष्ट कर दी गईं। इसके विपरीत मोहनजोदड़ो कहीं बेहतर संरक्षित था। अब देखो नालों का निर्माण। हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशिष्टताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल विकास निकास प्रणाली थी। यानी कि ये भी क्या, प्लांट एक प्लानिंग करके ही करी गई जो निकास प्रणाली थी। यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखें तो आप जान पाएंगे कि सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। ग्रिड पद्धति कौन सी होती है? यही तो होती है ग्रिड। और ये एक दूसरे को समकोण पर, जैसे ये काट रही है, काटती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था और फिर उनके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया था। यानी कि जो नालियां थी, नालियों के साथ गलियों को बनाया गया और फिर उनके जो अगल बगल आवास थे उनका निर्माण करा गया। यदि घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था। देखो दुर्ग क्या होता है। हालांकि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिमी तथा एक बड़ा लेकिन निचला पूर्वी भाग है, पर इस नियोजन में विविधताएं यानी कि डिफरेंसेस भी हैं। धोलावीरा और लोथल जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती किलेबंद थी तथा शहर के कई हिस्से भी दीवार से घेर कर अलग किए गए। लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था पर कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। अब है गृह स्थापत्य। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित थे जिसके चारों ओर कमरे बने थे। संभवतः आंगन खाना पकाने और कताई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र भी था। खास तौर से गर्म और शुष्क मौसम में यहाँ का एक अन्य रोचक पहलू लोगों द्वारा अपनी एकांतता को दिया जाने वाला महत्व था। भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं थी। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग तथा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता था। अवलोकन मतलब हम उसको देख नहीं पाते थे सही से। हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नानागार घर होता था जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष मिले थे। कई आवासों में कुएं थे, यानी कि जहां रहते थे वहां कुएं भी थे जो अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था और जिनका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था। विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग 700 थी। कितनी थी ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अंडरलाइन कर लेंगे कि विद्वानों ने क्या अनुमान लगाया है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की जो कुल संख्या थी वो 700 थी। अब तक खोजी गई प्राचीनतम प्रणाली। नालियों के विषय में मैके लिखते हैं, निश्चित रूप से यह अब तक खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली यानी कि सबसे पुरानी प्रणाली है। हर आवास गली की नालियों से जोड़ा गया था। मुख्य नाले गारे में जमाई गई मिट्टी से बनते थे और इन्हें ऐसी मिट्टी से ढका गया था जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सके। कुछ स्थानों पर ढकने के लिए चूना पत्थर की पट्टिका का प्रयोग किया गया था। घरों की नालियां पहले एक हौदी या मलकुंड में खाली होती थी जिसमें ठोस पदार्थ जमा हो जाता था और गंदा पानी गली की नालियों में बह जाता था। यानी कि वहां पर कुछ इस तरीके से ऐसा सिस्टम कर रखा होगा कि जो साफ पानी है वो वहां पर जमा हो जाए और बाकी अपना जो नहीं जो ठोस है वो तो वहां पे जमा हो जाए और जो गंदा पानी है वो गली की नालियों में चला जाए। बहुत लंबे नालों में कुछ अंतरालों पर सफाई के लिए हौदियां बनाई गई थी। हौदियां मतलब इस तरीके से बड़ी बड़ी हौदियां बना देते हैं। यह पुरातत्व का एक अजूबा ही है कि मलबे मुख्यतः रेत के छोटे छोटे ढेर सामान्यतः निकासी के नालों के अगल बगल पड़े मिले हैं जो दर्शाते हैं कि नालों की सफाई के बाद कचरे को हमेशा हटाया नहीं जाता है। ये किसने कहा है? अर्नेस्ट मेके, अर्ली इंडस सिविलाइजेशन 1948। इंडस सिविलाइजेशन मतलब सिंधु घाटी सभ्यता। जल निकासी प्रणालियां केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं थी बल्कि ये कई छोटी बस्तियों में भी मिली थी। उदाहरण के लिए लोथल में आवासों के निर्माण के लिए जहां कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था वहीं नालियां पकी ईंटों से बनाई गई थी। क्वेश्चन है आंगन कहाँ है, दो सीढ़ियां कहाँ है, आवास का प्रवेश द्वार कैसा है। तो बच्चों जैसे मैं ये पढ़ा रही हूँ आप इनको खुद करने की भी कोशिश करें घर पे, ठीक है।
नेक्स्ट है दुर्ग। दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता है था। इनमें एक माल गोदाम एक ऐसी विशाल संरचना है जिसको ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष हैं, जबकि ऊपरी हिस्से जो संभवतः लकड़ी से बने थे बहुत पहले ही नष्ट हो गए थे। और विशाल स्नानागार मिलते हैं। विशाल स्नानागार मतलब इस तरीके के बड़े स्नानागार थे। यहाँ पर इधर से भी उतरने के लिए सीढ़ियां थी, इधर से भी। तो यहाँ के लोग पता है क्या, मतलब जो जिनको ये चीज देखने को मिली वो सोचते थे कि कोई विशेष कार्यक्रम होता होगा, कोई फंक्शन वगैरह होता होगा, तब यहाँ पर आकर लोग नहाते होंगे इस स्नानागार में। विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ है। जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में दो सीढ़ियां बनी थी। मैंने तुम्हें बताया ना भी इस तरीके से सीढ़ियां बनी हुई थी। जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमाकर जिप्सम के गारे के प्रयोग से इसे जलबद्ध किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। जिस इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए थे, जिनमें से एक में एक बड़ा कुआं था। जलाशय से पानी एक बड़े नालों में बह जाता था। इसके उत्तर में एक गली के दूसरे और एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी जिसमें 8 स्नानागार बनाए गए। एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानागार बनाए गए थे। ये देखो यहाँ पे ये विशाल स्नानागार है ना। प्रत्येक स्नानागार से नालियां गलियारे के साथ साथ बने एक नाले में मिलती थी। इस संरचना का अनोखापन और दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ इनके मिलने से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि इसका प्रयोग किसी प्रकार के विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। क्या दुर्ग पर माल गोदाम और स्नानागार के अतिरिक्त अन्य संरचनाएं भी हैं? हाँ बिल्कुल है। देखो यहाँ पे तो बहुत सारी ये माल गोदाम है। यहाँ पे ये सीढ़ियां दे रखी हैं, या फिर यहाँ पर दीक्षित द्वारा खोदी गई खाई एक है। विशाल आंगन, महाविद्यालय, दैवीय मार्ग, संक्षिप्त पूर्वी दीवार, अलग अलग दे रखे हैं हमें इसमें। मोहनजोदड़ो के कौन से वास्तुकला संबंधी लक्षण नियोजन की ओर संकेत करते हैं? ठीक है। अब है हमारा क्या, सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। भिन्नता क्या होती है? डिफरेंसेस, अलग अलग है ना, कि क्या इनके बीच में डिफरेंस है। तो सबसे पहले क्या है हमारा शवाधान। शवाधान पुरातत्वविद यह जानने के लिए कि क्या किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं थी, सामान्यतः कई विधियों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं विधियों में से एक शवाधानों का अध्ययन है। आप संभवतः मिस्र के विशाल पिरामिडों, जिनमें से कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे। समकालीन मतलब जो उस समय हो, यानी कि हड़प्पा सभ्यता जब चल रही थी ना, उस समय भी वहां पर क्या थे, पिरामिड, बड़े बड़े विशाल पिरामिड बने हुए थे। पिरामिड इस तरीके के ऐसे बने होते हैं ना। इनमें से कई पिरामिड राजकीय शवाधान थे जहां बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। हड़प्पा स्थलों से मिले शवाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया गया था। यानी गर्त मतलब गड्ढे, बहुत बड़ा गड्ढा बना लिया जाता था मृतक के नाप का, तो उसमें दफनाया गया था। कभी कभी शवाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंटों की चिनाई की गई थी। क्या ये विविधताएं सामाजिक भिन्नताओं की ओर संकेत करती हैं? कहना कठिन है। कुछ कब्रों में मृत भांड और आभूषण मिले हैं। पहले क्या करते थे लोग, जैसे किसी को दफनाते थे है ना, तो उसी के साथ जो वो चीजें यूज करता था, बर्तन, आभूषण है ना, सोने चांदी की चीजें, वो उसी के साथ ही दफना देते थे। जो संभवतः एक ऐसी मान्यता की और संकेत करती है कि जिसके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्यु उपरांत प्रयोग किया जा सकता था। इनका मानना यह था, मतलब एक दकियानूसी सोच भी बोल सकते हैं, कि इनका मानना यह था कि जो व्यक्ति है वो मरने के बाद इन चीजों का यूज करेगा। पुरुष और महिलाओं दोनों के शवाधानों से आभूषण मिले हैं। 1980 के दशक के मध्य में, यानी कि 1980 के दशक था, उसमें बीच में ही हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्लों, जैस्पर एक प्रकार का ये उपरतन था, उसके मनके और सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिला था। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया। परंतु कुल मिलाकर लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था।
इसके बाद है विलासिता की वस्तुओं की खोज। यह विलासिता मतलब जो एक ऐश और आराम के लिए अपने यूज के लिए उन चीजों की भी खोज की गई जो वो वस्तुएं यूज करते थे। सामाजिक भिन्नता को पहचानने का एक अन्य विधि है ऐसी पुरावस्तुओं का अध्ययन जिन्हें पुरातत्विक मोटे तौर पर उपयोगी और विलास की वस्तुओं में वर्गीकृत करते हैं। पहले वर्ग में रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन्हें पत्थर और मिट्टी जैसे सामान्य पत्थर पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता है। इनमें चक्कियां, मृदभांड, सुइयां, झावा आदि शामिल है। ये वस्तुएं सामान्य रूप से बस्तियों में सर्वत्र यानी कि बस्तियों में ज्यादातर पाई जाती थी। पुरातत्वविद उन वस्तुओं को कीमती मानते हैं जो दुर्लभ हो और महंगी हो, स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से और जटिल तकनीकों से बनी हो। इस प्रकार फ्योन्स घिसी हुई रेत और बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ के छोटे पार्ट संभवतः कीमती माने जाते थे क्योंकि उन्हें बनाना कठिन था। ठीक है। स्थिति और तब और जटिल हो जाती है जब हमें रोजमर्रा के प्रयोग की वस्तुएं जैसे तकलियां तकलियां मतलब पहले जिन पर लिखा करते थे लोग, जो फ्योन्स जैसे दुर्लभ पदार्थ से बनी मिलती है। बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लेंगे हम क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि तकलियां किससे बनाई जाती थी, तो ये फ्योन्स जैसे दुर्लभ पदार्थ से बनाई जाती। क्या हम इनका वर्गीकरण उपयोगी या फिर विलास की वस्तुओं के रूप में करें? यदि हम ऐसी पुरावस्तुओं के वितरण का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में केंद्रित हैं। और छोटी बस्तियों में ये विरले ही मिलती हैं। उदाहरण के लिए फ्योन्स से बने लघु पात्र मतलब छोटे पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे, ज्यादातर या फिर अधिकांशतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले हैं और कालीबंगन जैसी छोटी बस्तियों से बिल्कुल नहीं। सोना भी दुर्लभ और संभवतः आज की तरह कीमती था। जैसे आज कीमती ऐसे ही सोना तब भी कीमती था। हड़प्पा स्थलों से मिले सभी स्वर्णाभूषण संचियों से प्राप्त यानी कि जो उन्होंने लेके इकट्ठा कर रखे थे। संचय शब्द लोगों द्वारा सावधानी पूर्वक अधिकांशतः पात्रों जैसे कि घड़ों में रखी गई वस्तुओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है। हाँ, जैसे कि हम कोई भी सामान उसको रख देते हैं ना, मम्मियाँ रख देती हैं डब्बे में छुपा के या फिर कहीं पे रख दिया लॉकर में, तो इस तरीके से पहले क्या घड़ों में रखी जाती थी ये चीजें। ऐसे संचय आभूषणों के हो सकते थे अथवा धातु कर्मियों द्वारा पुनः प्रयोग के लिए संभाल कर रखी गई धातुओं के यदि किसी कारणवश मूल स्वामियों ने इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया तो ये तब तक अपने स्थान पर ही रहते हैं जब तक कोई पुरातत्वविद इन्हें खोज नहीं निकालता। ठीक है। अब है हमारा क्या शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। अब है हमारा क्या शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। मानचित्र एक में चनुदड़ो को चिन्हित कीजिए। यह मोहनजोदड़ो की तुलना में एक बहुत छोटी बस्ती है। क्या कौन सी बस्ती? चनुदड़ो, जो लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मोहर निर्माण और बाट बनाना सम्मिलित थे। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता उल्लेखनीय है। कार्निलियन जो कि क्या था? सुंदर लाल रंग का पत्थर था एक। जेस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज और सैलकड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातुएं तथा शंख, फ्योन्स और पकी मिट्टी सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता था। कुछ मनके दो या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे और कुछ सोने के टोप वाले पत्थर के होते थे। इनके कई आकार होते थे जैसे चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार और खंडित। कुछ को उत्कीर्णन या चित्रकारी के माध्यम से सजाया गया था। उत्कीर्णन मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे हम किसी भी चीज पे कुछ बना देते हैं, जैसे कि यहाँ पे डिजाइन बनाया हुआ है ना, ये उत्कीर्णन या चित्रकारी। और कुछ पर रेखा चित्र उकेरे हुए थे। मनके बनाने के तकनीकों में प्रयुक्त पदार्थों के अनुसार भिन्नताएं थी। सैलकड़ी जो एक बहुत मुलायम पत्थर था, सैलकड़ी हम उसे भी बोलते हैं, जैसे कि हम जब चावल उबालते हैं ना, इसको मांड बोलते हैं, है ना, वो भी एक तरह की सैलकड़ी होती है, पर आसानी से कार्य हो जाता था। कुछ मनके सैलकड़ी चूर्ण के लेप को सांचे में ढालकर तैयार किए जाते थे। इससे ठोस पदार्थों से बनने वाले केवल ज्यामितीय आकारों के विपरीत कई विविध आकारों के मनके बनाए जाते थे। सैलकड़ी के सूक्ष्म मनके कैसे बनते थे? अब यह प्रश्न प्राचीन तकनीकों का अध्ययन करने वाले पुरातत्वविदों के लिए एक पहेली बना हुआ है। पुरातत्वविदों द्वारा किए गए प्रयोगों ने दर्शाया कि कार्निलियन का लाल रंग, पीले रंग के कच्चे माल और उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था।
पत्थर के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था। अपरिष्कृत आकार मतलब अलग अलग छोटे छोटे आकारों में तोड़ा जाता था और फिर बारीकी से शल्क निकालकर, यानी कि उन्हें एक तरह से उन्हें एक शेप देना, शल्क निकालकर उन्हें अंतिम रूप दिया जाता था। घिसाई, पॉलिश और इनमें छेद करने के साथ ही यह प्रक्रिया पूरी होती थी। चनूदड़ों, लोथल और हाल ही में धौलावीरा से छेद करने के विशेष उपकरण मिले हैं, क्योंकि इन्हें भाई छेद कर रहे हैं या फिर कोई काम कर रहे हैं तो इन्हें उसके लिए उपकरणों की भी तो जरूरत पड़ती होगी, तो वो इन्हें मिले हैं। कहाँ से? चनूदड़ों, लोथल और धौलावीरा से। यदि आप मानचित्र 1 में नागेश्वर तथा बालाकोट को चिन्हित करें तो आप पाएंगे कि ये दोनों बस्तियां समुद्र तट के पास में स्थित हैं। ये शंख से बनी वस्तुएं जिनमें चूड़ियां, करछियां और पच्चीकारी की वस्तुएं सम्मिलित हैं। इसके निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे जहां से यह माल दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था। इसी प्रकार यह भी संभव है कि चनूदड़ो और लोथल से तैयार माल जैसे मनके, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरी केंद्रों तक लाया जाता था। उत्पादन केंद्रों की पहचान। शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान कैसे होती थी? अब उसके लिए पुरातत्वविद सामान्यतः निम्नलिखित को ढूंढते थे, जैसे प्रस्तर पिंड, पूरे शंख और तांबा अयस्क जैसा कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया माल और कूड़ा करकट। चर्चा कीजिए। इस अध्याय में दिखाई गई पत्थर की पुरावस्तुओं की एक सूची बनाइए। इनमें से प्रत्येक के संदर्भ में चर्चा कीजिए। क्या इन्हें उपयोगी अथवा विलास की वस्तुएं माना जाए? क्या इनमें ऐसी वस्तुएं भी हैं जो दोनों वर्गों में रखी जा सकती हैं? यहाँ तक कि कूड़ा करकट शिल्प कार्य के सबसे अच्छे संकेतकों में से एक है। उदाहरण के लिए यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख और पत्थर को काटा जाता था तो इन पत्थरों के टुकड़े कूड़े के रूप में उत्पादन के स्थान पर फेंक दिए जाते थे। एक बार इसको दोबारा पढ़ेंगे लाइन को। क्या दिया है इन्होंने? एक एग्जांपल, यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख और पत्थर को काटा जा रहा है तो इन पदार्थों के निर्माण कूड़े के रूप में उत्पादन के स्थान पर फेंक दिए जाते थे। कभी कभी बड़े बेकार टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तुएं बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था, परंतु बहुत छोटे टुकड़े को कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता था। ये टुकड़े इस और संकेत करते कि छोटे विशिष्ट केंद्रों के अतिरिक्त मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भी शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता है। ठीक है। अब हम देखेंगे माल प्राप्त करने वाली संबंधी नीतियां।